इन सब को जो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अगर कुछ क्लियर ना हो तो ध्यान नेम पर रखा करो। उनने बोला हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन तोड़ लिया हाइड्रोजन, हाइड्रो कहाँ से आ गया हाइड्रोजन से, कार्बन तो वही। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बने हैं उन्हें नेम दे देंगे हाइड्रोकार्बन। अब इसी से एक मिलता जुलता पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। दोनों में डिफरेंस याद रखोगे। हाइड्रोकार्बन क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन और कार्बन, जबकि बेटा ये दूसरे हमारे पार्ट होंगे। जैसे हमने कहा है आपका सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। भोजन में उपस्थित प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये भी जो आपको दिए आदि कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं जिनसे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है और ये शरीर की पेशियों, रक्त, ऊतक, हड्डियों के निर्माण में सहायक होते हैं। अब समझो बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये आपके फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। अच्छा देखो, अगर कोई बीमार होता है हॉस्पिटल में जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, उसे ड्रिप लगा देते हैं, बॉटल चलाने लगते हैं जब कमजोरी होती है। बेटा जो बॉटल लगाते हैं किसकी बॉटल होती है, ग्लूकोज की, और ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज कोई दवा नहीं होती। ग्लूकोज आपको एनर्जी यानी कि ऊर्जा देगा जिससे तुम्हारा शरीर काम कर पाए। जैसे देखते हो ना कई बार गाँव में बना लेते हैं थीम, बोले अरे आपको पता है आंटी कितनी बीमार हो गई, उन्हें बोतलें चढ़ी हैं। इसका मीन क्या है कि आंटी के अंदर ऊर्जा यानी कि ताकत की कमी हो गई और उन्हें एकदम से ऊर्जा मिल जाए तो जो आपकी गोलियां होती हैं वो एकदम ऊर्जा नहीं दे पाती हैं, लेकिन जो ग्लूकोज है वो डायरेक्ट हमारे शरीर में जाएगा। तो जो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सबसे पहले जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है वो कौन हुए, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है, आपका फ्रैक्टोज होता है, हमारे घर में चीनी होती है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। चीनी से ही आपको ग्लूकोज फ्रैक्टोज मिल जाएंगे। जितना भी खाना खाते हो आप, रोटी है, चावल है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कहते हो ना स्कूल आए सब भूख लग रही बहुत तेज, घर जाकर 2 रोटियां खाएं फिर से वैसे ही फील होने लगा। इसका मीन कार्बोहाइड्रेट आपको रोटी या चावल से मिल गया तो इसने एनर्जी दे दी। ऐसी बसा होती चिकनी चीज़ों में, जैसे घी, तेल, इनसे आप लोगों की वसा मिल जाएगा। प्रोटीन आपकी बोन, हड्डियों को मजबूत करने के काम में आएंगे। विटामिन होते हैं, ऐसे मिनरल होते हैं, ये बेटा हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधकता पावर यानी कि शरीर की अंदर से अंदरूनी ताकत को बढ़ाते हैं। आजकल कह रहे हैं ना कि कोरोना का पीरियड चल रहा है कि इम्यूनिटी आपकी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी आप बीमार कम पड़ोगे। तभी तो जनरली सर आपको बताते हैं ना कि कहते हैं बेटा आप सफाई पर खूब ध्यान रखो, साफ सफाई रखोगे, आसपास में सफाई रखोगे तो इससे क्या होगा, हम बीमारियों से दूर रहेंगे। इसका मीनिंग ये भी है कि बाहर तो सफाई कर ली, अंदर खाने पीने पे ध्यान ही नहीं दे रहे कि कल परसों का रखा हुआ फालतू की चीज़ें खाए पड़े हैं, वाले ठेले लगे हुए उनकी बेकार चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे हम अंदर से कमज़ोर हो जाएंगे। तो अंदर से मजबूत रखने को ही इम्यूनिटी बोला जाता है। अब आपने यहाँ देखा था कि भोजन के जो प्रमुख घटक थे वो कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिल जाएंगे, रोटी चावल। रोटी किससे मिलती है, गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, इसी की मिलती है। इन सब से कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। ऐसी वसा है, घी और तेल आ गया। प्रोटीन किससे मिलती हैं, दालों से, ठीक है। और जो लोग वेरी गुड, और जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो उन्हें अंडे, ठीक है, इन चीज़ों से ही मिल जाती है, जो मीट वगैरह होता है, ठीक। इन सब से हमें फ़ायदा क्या होगा, ऊर्जा तो हमारे शरीर को काम करने के लिए बनाएगी। फिर शरीर का भी जो बिल्डिंग हो रही है, बॉडी आपकी मजबूत हो रही है, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट देखो बेटा, शरीर की कोशिकाओं में कार्बन किसी ना किसी रूप में अवश्य उपस्थित होता है। इसका मीनिंग क्या है,
कि हमने देखा हमारी कोशिकाएं बनी हुई हैं। अब कोशिकाएं क्या है, ऊतक ही तो है, उनसे मिलकर बनते हैं, तो वो कार्बन के ही कंपोनेंट होते हैं, कार्बन से ही बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया है आपके लिए, सजीव संसार की संरचना में कार्बन केंद्रीय तत्व की भूमिका में होता है। इसका मीनिंग समझो बेटा, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें एनिमल, प्लांट्स यानी कि हम लोग, हमारे जानवर और चारों तरफ पेड़ पौधे, सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं, कार्बन के यौगिक होते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि बेटा जिस पर हम लोग डिपेंड हो वही तो केंद्रीय पार्ट बोला जाता है। जैसे एक घर है बेटा, उसमें फादर है, उनके पापा जो काम करते हैं, बाकी सब लोग भी उस घर में, सब लोगों से मिलकर घर बना है, लेकिन घर के लिए खाना, पैसा कमाकर कौन ला रहे हैं, पापा। तो केंद्रीय तो वही हुए, सेंट्रल वही हुए। ऐसे ही हम लोगों के शरीर में जितनी भी चीज़ें, आपने अभी पढ़ा कार्बोहाइड्रेट था उसमें कार्बन था, प्रोटीन देखा उसमें कार्बन था, वसा देखा उसमें कार्बन था, तो सबके सब कंपाउंड किस पे डिपेंड हो गए, कार्बन पर। तो सेंट्रल पार्ट हमारा क्या हुआ, कार्बन, केंद्रीय तत्व क्या हुआ, कार्बन। फिर देखो सभी सजीवों में कार्बन और उसके यौगिक पाए जाते हैं, ये तो हम लोग अभी पढ़ के आए। कुछ निर्जीव पदार्थ भी होते हैं जिनमें कार्बन फ्री अवस्था में भी मिलता है, मुक्त अवस्था में, और यौगिक के रूप में भी मिलता है। अब हम देखेंगे बेटा, जो कार्बन है आपका मुक्त अवस्था में कैसे मिल रहा है। मुक्त समझते हो, अकेला, फ्री। इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं हम लोग कि सर मुक्त अवस्था क्या होगी, यौगिक क्या होगा। अगर कोई अपने आप में अकेला हुआ तो वो मुक्त हो जाएगा। मान लो आपके पड़ोस में एक बंदा रहता है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो अकेला घूम रहा है। अब एक दूसरे पड़ोस में उनकी शादी हो गई है, साथ में उनकी फैमिली भी है, तो वो कंबाइंड हो गए, वो भी इंसान है। जो अकेला है, इसकी शादी नहीं हुई, वो भी इंसान है। तो कार्बन जब अकेला है, जिसकी हम लोग अभी पढ़ेंगे, 3 फॉर्म मिलेंगे आपको, जिन्हें उनके अपर रूप और एलोट्रॉप कहते हैं। तो देखो बेटा, जो कार्बन मुक्त रूप में मिलता है उसमें हमें ध्यान रखना होगा, वो 3 पार्ट होंगे। इसमें आप ग्रेफाइट पढ़ोगे, डायमंड पढ़ोगे और एक फलरीन होगा। जबकि यौगिक के रूप में हमें कार्बन ढेर सारे मिलेंगे यहाँ पर, कि कार्बन का पूरा ढेला ले लिया आपने, कोयला ले लिया, कोयला सबने देखा है, घर में होता है, प्रेस लगाने काम भी आता है। अब तो प्रेस कोई कोयले वाली यूज़ नहीं करता होगा, बट अंगीठी जलाते होगा सर्दियों में। कोयला जलाते हो कभी, पता नहीं जलाते हो बच्चे, ठीक। देखो बेटा, इसमें मुक्त रूप में फर्स्ट पॉइंट, कार्बन यौगिक के रूप में हमें प्राप्त होता है। साथ ही कार्बन कोयला, कालिक, ग्रेफाइट, हीरा आदि विभिन्न रूपों में मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है। इसका मीनिंग समझ रहे हो। अगर बेटा यहाँ पर हम इनको केमिस्ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, लिखें, तो इन सबको सी से ही लिखेंगे। कार्बन होगा तो उसका सिंबल बनाओगे सी, कोयला है तब भी सी, कालिक समझ रहे हो, कालिक जैसे हम देखते हैं मिट्टी के तेल जलाते हो लैंप में, तो ऊपर एक शीशा लगा होता है, चिमनी, लालटेन होती है ना घर में, तो उस पर शीशा काला हो जाता है अगर ज़्यादा तेज जल जाए तो उस पर जो लगती है वही तो कालिक होती है। काजल, काजल में भी कार्बन होता है। तो ये अलग अलग रूपों में मिल जाता है। ऐसे इसमें दिया बेटा, ये सभी पदार्थ कार्बन के तत्व विभिन्न रूप हैं, जिन्हें कार्बन के अपरूप या अपर रूप, इन्हीं को एलोट्रॉप्स कहते हैं। अब इनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी कार्बन के बेटा ये जो होते हैं हमारे ढेर सारे पदार्थ, जिनके हम लोगों ने अलग अलग रूप में लिए थे, तो इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो बेटा अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण होते हैं वो एक समान होते हैं। बेटा भौतिक और रासायनिक समझते हो, जैसे 2 बच्चियाँ हैं यहाँ, ये बैठी हुई हैं आपके पास में, कहीं पे भी दिमाग में सोच लो कि आपके पड़ोस में 2 बच्चियाँ बैठी हैं, बाहर से देख रहे हैं उनके चेहरे अलग अलग हैं, ठीक है, उनकी चाल ढाल अलग अलग है, उनके अपने बाल अलग हैं, लेकिन अगर हम उन्हें बायो में पढ़ें तो कहोगे ये बच्ची है, इसके पूरे शरीर में कितनी हड्डियाँ होंगी, 206।
ठीक है। उसके ब्रेन, सर के अंदर कितनी हड्डियां होंगी? 28। ठीक है। तो अगर हम उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ें तो वो तो हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, वो एक जैसे होंगे। ठीक है। लेकिन जो भौतिक वाले गुण हैं जो बाहर से दिखा रहे हैं वो अलग अलग होते हैं। ऐसे ऐसे हम देखते हैं बेटा, जो हीरा है हमारे से डायमंड कहते हो, वो एकदम चमकदार होता है, बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है। जबकि कोयला है, काजल है, ग्रेफाइट है, ये सब क्या होते हैं? काले कलर के होते हैं, लेकिन हैं दोनों कार्बन के ही एलोट्रॉप। तो बाहर से देखने में अलग हो गए, इंटरनल एक जैसे, बट उनके जब प्रॉपर्टी पढ़ोगे आप, प्रॉपर्टी समझते हो, गुणधर्म, ठीक है, तो हम उन्हें कार्बन के फॉर्म में ही ले रहे हैं। और कार्बन के कौन से ले रहे हो? जो मुक्त अवस्था में है। तो तुम्हें सिंपल फॉर्म में याद रखना है कि मुक्त अवस्था में कार्बन क्या क्या मिलता है। तो वो ग्रेफाइट है, डायमंड है, कोयला बोल दिया आपने, काजल बोल दिया, तो ये सारे के सारे इसी फॉर्म में मिल जाएंगे। फिर इनके गुणों में बेटा विभिन्नता क्यों आ जाती है? अगर हम लोग आगे जाकर और हायर क्लास में जाएंगे, अभी तो तुम्हारा एट्थ स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग देख रहे हो, फिर और चेंज आते रहते हैं इनमें, कि हम उनके अंदर उनके जो पार्टिकल होते हैं, उनके जो कण होते हैं, उनका अरेंजमेंट देखते हैं कि वो किस तरह से अरेंज होकर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को बना रहे बड़ा। जैसे बेटा आप देखोगे, एक कार्बन का छोटा सा पार्टिकल है, अगर ढेर सारे पार्टिकल मिले और एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाए, वो इस तरह से अरेंज हो जाए, हमें नहीं मालूम है उसका अरेंजमेंट है कैसा, तो उस समय इसे नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसी को एमॉर्फस फॉर्म बोलते हो। मीन कि वहां पर आपने, जैसे आप खिचड़ी बनाते हो अपने घर में, दाल लिया और चावल लिया, दोनों को मिला दिया, पता नहीं कहाँ पर दाल है कहाँ चावल है, मिक्स हो गया, तो वो हमारे पास उसका एमॉर्फस फॉर्म होता है। और एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसे क्रिस्टलीय बोलते हो। अगर हमने एक पेपर लिया, अखबार ऐसे, अब तुमसे कह दिया इस पर चावल और दाल को एक सीक्वेंस में चिपकाओ, बोले सर हम बना रहे हैं, हमने दाल चिपका दी, फिर यहाँ एक चावल चिपका दिया, दाल चिपका दी, दाल चावल चिपका दिया, तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो जब हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे इनके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, तो दोनों में जो मेन अंतर होता है, मुख्य डिफरेंस होता है, वो यही होता है बेटा, जो क्रिस्टलीय होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट समझते हो कि पार्टिकल को ढंग से लगाओ क्रम में। जैसे मैंने यहाँ कर दिया कि बेटा मेरे पास ये ए है, तो मैंने यहाँ पर ए को सब में अरेंज करना है, ढेर सारे ए हैं मेरे पास, तो मैंने इस तरह से ए को अरेंज किया और इनमें एक प्रॉपर गैप होगा और एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, तो ये क्रिस्टलीय होंगे। क्रिस्टलीय का मीन होता है उनके बीच में जो हमारे तत्व के अरेंजमेंट है वो एक प्रॉपर वे में हो, तो ये क्रिस्टलीय फॉर्म होता है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाते हैं। जैसे हम क्रिस्टलीय में पढ़ेंगे, हमारे 2 अप्रूव होंगे, एक दिया होगा आपको डायमंड और एक ग्रेफाइट। तो यहाँ पर आपको जो मेन क्रिस्टलीय है बेटा हमारे, वो कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट और डायमंड। एक थर्ड है जिसे फ्लोरीन भी बोलते हैं। अब इन तीनों में तुम्हें बहुत ध्यान से समझना होगा बेटा, जो ग्रेफाइट होता है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि सुचालक होता है, जिसके अंदर होकर करंट फ्लो हो जाए। कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर ऐसा क्या होता है कि ये करंट को अपने अंदर होकर फ्लो होने देता है, क्योंकि जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर आप देखोगे कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कार्बन को आप देखोगे, जब पढ़ोगे इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी कि 6 होता है,
और इसके 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में होते हैं, 4 बाद वाले में। तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन तो जुड़े रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अगर आप अपने लेवल पर देखोगे तो इतना सीख सकते हो बेटा कि ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर होता है, सुचालक होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जबकि जो डायमंड होगा हमारा वो बैड कंडक्टर होता है, यानी कि क्या बोलेंगे बैड कंडक्टर, कुचालक। उसके अंदर होकर करंट फ्लो नहीं करेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी है बिजली है उसका प्रभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अगर हम ग्रेफाइट का अपना स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो लेयर टाइप होता है, एक दूसरे के ऊपर फ्लो वाले देखोगे। और डायमंड का जो होता है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है, पूरा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जबकि ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब इसमें बेटा हमारे जो एलोट्रॉपिक क्रिस्टलीय फॉर्म ले रहे थे, एक था फ्लोरीन। सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि फ्लोरीन आया कहाँ से, कैसे बन गया। तो बेटा इसके लिए बनाने वाले कोई साइंटिस्ट नहीं थे, एक आर्किटेक्ट थे जिनका खुद का नेम बकमिंस्टर था। तो वो अपना आर्किटेक्ट समझते हो, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं। तो उनसे वो एक बिल्डिंग बना रहे थे। तो बिल्डिंग जो बनाई बेटा उसका शेप ऐसा था, ऐसे भाई फुटबॉल होती है जिससे खेलते हो आप लोग, तो उस फुटबॉल शेप आया। और जो हमारे पास कार्बन का एक एलोट्रॉप मिला था, जिससे कार्बन के 60 यानी कि 60 एटम से मिलकर बना हुआ था, 60 परमाणु थे जो वहाँ पर जुड़े हुए थे, उनका शेप आ गया था फुटबॉल जैसा। इसमें कार्बन हमारे 2 फॉर्म में ज्वाइन थे बेटा, रिंग जो बन जाते थे कार्बन जुड़ जुड़ के। कुछ तो ऐसे थे जिसमें 6 कार्बन थे, 6 कार्बन वाले, कुछ ऐसे थे जिनमें 5 कार्बन थे। बेटा जब 6 कार्बन मिलेंगे तो वो षटकोण होंगे, और जब 5 आ जाएंगे तो वो पेंटागन के फॉर्म में होंगे। ये सब आपस में मिलकर एक फुटबॉल की शेप में आ गए थे, और वो फुटबॉल थी जो बकमिंस्टर ने स्ट्रक्चर बनाया था, वैसा ही दिख रहा था। तो नेम दिया गया उन्हें फ्लोरीन। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म कार्बन के कौन कौन से होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन। दूसरे हैं अक्रिस्टलीय, जिन्हें हम एमॉर्फस फॉर्म बोलेंगे। एमॉर्फस फॉर्म तो दिया ना, एमॉर्फस और समझ लो कि बेटा हम लोग यहाँ एमॉर्फस फॉर्म और अक्रिस्टलीय फॉर्म को लेंगे। ये आपको कहीं दूर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब तुम्हारे घर में ही दिख जाते हैं। जैसे लकड़ी है हमारे घर में, लकड़ी को एक तो आप खूब चूल्हे के अंदर जलाते हो, जब उसे खूब जला लेते हो तुम्हें राख मिलती है। अगर उस लकड़ी को बेटा जलाओ लेकिन उसे जलते हुए भी पानी में भिगा दो, कोयले बनाए कभी आपने लकड़ी से? कैसे बनाते हो? पूरा नहीं जल पाए, जैसे घर में कोई फंक्शन हो रहा है, बड़ी भट्टी जल रही है, मोटी लकड़ी जल रही है, तो उस लकड़ी को जलते हुए ही निकाल लेते हो, पानी छिड़कते हो, कोयले के टुकड़े निकल आते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, कंप्लीट नहीं जला रहे हैं, मीन उसे हल्का कम जलाया, ऑक्सीजन कम कर जाएंगे तो कोयले बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए ये ध्यान रखना है कि कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप यानी कि एलोट्रॉप्स होते क्या क्या है। तो उसमें कोयला होगा, कोयला भी ध्यान रखना है बेटा अलग अलग होते हैं। एक हमारे पास तुमने सुना होगा पत्थर का कोयला, एक होता है आपका लकड़ी का कोयला, ठीक है। एक काजल, काजल कुछ नहीं है, जो हम बोलते हैं काजल, ये फ्लेम जब होती है किसी चीज़ को जलाओ उसकी लौ बने, और लौ में जो कार्बन बनता है ऊपर, अभी दिवाली आने वाली है ना, तो दिया होता है, दिया जलाते हैं और एक लोहे का चाकू लाते हैं, उसकी फ्लेम पे ऐसे लगाते हैं तो उससे काजल बनता है, वो आंखों में लगवाते हैं। क्यों लगाते हैं वो काजल? क्योंकि इन फ्यूचर आपको कोई ऐसा बर्थ ना मिले, ऐसा जन्म ना मिले जिससे आपको प्रॉब्लम हो। ये हमारी कुछ सोची हुई चीज़ें होती हैं, रियल में ऐसा नहीं होता। हमें तो ये सीखना है कि काजल भी क्या है, कार्बन का एक
आपके लिए अप्रूव है। अब देखोगे बेटा, इसमें हम एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। जी दीपक माइक ऑफ करो बेटा, दीपक माइक ऑफ करो। तो इसमें देखो बेटा, लकड़ी का कोयला जिसे हम माइक ऑफ करो। कास्ट चारकोल यानी कि वुड चारकोल कहते हैं। तो जब अगर हमें लकड़ी का कोयला बनाना है, अगर इसको आप देखोगे इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेटा, कैसे बनाते हैं, बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो जो लकड़ी का कोयला होता है जिसे वुड चारकोल बोलेंगे, ये कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन की कमी रखेंगे और उससे जो लकड़ी होगी उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, तो हमें वुड चारकोल या फिर लकड़ी का कोयला मिल जाएगा। ये काले रंग का होता है। अगर हम पानी के अंदर इसे डाल दें तो उसको ऊपर तैरने लगेगा, फ्लोट करेगा। इसका मीन पानी से हल्का होता है। इसको हम लोग जलाने के काम में भी लेते हैं। और आजकल बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, जो हमारे यहाँ पर छोटे छोटे से पानी को फिल्टर करने वाले आते हैं ना, वाटर फिल्टर आप देखते हो, तो आरओ लगा हुआ है, उसके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर पर बिना बिजली से चलने वाले, उसमें चारकोल होता है, वो भी वुड चारकोल। तो वो क्या करता है, अपने ऊपर सारी गंदगी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आपने मास्क पहना हुआ है, एक बच्चे ने मास्क जैसा आप पहनते हो, ये तो कपड़े का मैंने बनवा लिया। रियल में जो डॉक्टर वाले मास्क होते हैं उनके बीच में एक लेयर होती है चारकोल की। ये चारकोल अपने ऊपर जहरीली गैसों को, बैक्टीरिया, वायरस, इनको एब्जॉर्ब कर लेगा और वो आपके मुंह तक नहीं आने देगा। ऐसे ही हमारे यहाँ पे चौराहे होते हैं, जैसे यहाँ बहुत भीड़ वाली जगह है, मान लो आप पीलीभीत की बात करो, गैस चौराहे पहुँच जाओ, तो आप बीच में एक पोल लगाओ, पोल के चारों तरफ जगह में आप पिसा हुआ चारकोल डाल दो। अगर आपने पिसा हुआ चारकोल डाल दिया तो उससे क्या करेगा, वो पॉइजनस गैसेस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बहुत ही अच्छा होता है बेटा वुड चारकोल, उसे हमें यूज़ करना होता है। तो वहाँ हमें ध्यान रखना होगा। तो चारकोल का मेन देखो, आप चारकोल भी सीखो बेटा, उनके कम से कम एक एक प्रयोग सीख लो। अगर आप यह स्टैंडर्ड से भी सीखोगे तो वुड चारकोल यानी कि लकड़ी का कोयला कैसे बनाते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं भंजक आसवन और इंग्लिश में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इसका कलर कैसा होता है, काला होता है। बस इसका एक प्रयोग आप सीख लो कि ये कहाँ यूज होता है। हम पानी के शोधन यानी कि वाटर को प्योर करने के काम में लेते हैं। तो ये ऐसा क्या करता है, पानी के अंदर जो इम्प्योरिटी होंगी, अशुद्धियाँ होंगी, ये उन्हें अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा और शुद्ध पानी आपको मिल जाएगा। ऐसे दूसरा दिया है बेटा जंतु चारकोल। जो जंतु चारकोल होता है, एनिमल चारकोल, इसी को बोन चारकोल, इसी को ब्लड चारकोल भी कहते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आजकल आप देखते होगे बेटा कि जो हमारी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके अंदर कैल्शियम के कंपाउंड मिलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये मिलते हैं। आपके यहाँ पे शुगर मिल रहा है, चीनी की फैक्ट्री है ना, गन्ने का रस देखा बेटा, कैसा कलर होता है उसका, डार्क कलर होता है, थोड़ा हरा हरा होता है। चीनी का कलर कैसा होता है, एकदम सफेद होता है। जानते हो इतनी गोरी गोरी चीनी कहाँ से बन जाती है? ऐसा नहीं है, हमें अब ध्यान से सुनो। जो तुम्हारी शुगर मिल है, चीनी फैक्ट्री है, इसमें पहले रस को खौलाया जाएगा, उसे गाढ़ा करेंगे। जब गाढ़ा हो जाता है तो एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म होगा जिस पर बोन चारकोल, इनडायरेक्ट वे में कहोगे जो हमारी पिसी हुई हड्डियां हैं उनकी लेयर लगी होती है। अगर हम उसके ऊपर होकर पास कर दें उसको, गाढ़े वाले रस को, तो रस में जितना भी कलर है, आपकी गंदगी है, वो सब चूरा अपने अंदर खींच लेगा और फिर सफ़ेद सफ़ेद तुम्हें चीनी मिल जाएगी। तो आप देखते हो यहाँ क्वेश्चन भी मिलता है कि जो हमारे पास एनिमल चारकोल है, जिसे हम जंतु चारकोल बोलते हैं, वो कहाँ काम आया, शुगर मिल में, चीनी फैक्ट्री में,
कई बार बच्चे बोलते हैं सर ऐसी चीनी खाएंगे जो हड्डियों के ऊपर होके जा रही है। बेटा हड्डियाँ कुछ नहीं है, जो तुम्हारी लैब में केमिकल रखे हैं वही है। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से उठाओगे, देखोगे, चाट लोगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। चॉक खा लेते हो, नहीं खा लेते हो? चॉक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। हड्डी का एक टुकड़ा दे दें, उसमें भी होता है कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट। हड्डी पीस के खा लो, बस उसे नेम दे दिया हड्डी, इसलिए बुरा हो गया। चॉक अच्छा है, वही है वो, समझ गए? तो कोई चीज़ बुरी नहीं होती, उसे प्योर करके डाला जाता है, आपको पता ही नहीं होता है क्या। ऐसे ही हमने देखा, एक तो क्या ध्यान रखना है कि जंतु चारकोल कैसे बनाएंगे? हड्डियों के भंजक आसवन। हिंदी थोड़ी सी मुश्किल है तुम्हारे लिए, ऐसे याद कर सकते हो, बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स। अब आप देखोगे बेटा, जो हमारा जंतु चारकोल है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ कार्बन कितने प्रतिशत मिलता है? 12%, 12। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे काम का है कि जंतु चारकोल में क्या मिल रहा है? कैल्शियम फॉस्फेट और साथ में 12% यानी कि 12% कार्बन मिल जाएगा। यही देखा, इसका प्रयोग चीनी उद्योग में यानी कि गन्ने को रस को रंगहीन मीन कलरलेस करने के काम में आएगा। दूसरा होता है बेटा शुगर चारकोल। ये तो आप लोग अपनी लैब में भी बना सकते हो, अगर आपके स्कूल में लैब है तो। घर से चीनी लाओ, चीनी को एक प्लेट में रखोगे, उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट H2SO4 जिसे हिंदी में बोलते हैं गंधक का अम्ल डालो, तो एकदम से वो काला काला हो जाएगा। वही हमारा शुगर चारकोल होता है। और जो शुगर चारकोल होता है बेटा, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट समझते हो? अपचायक, जो किसी को अपचय कर दे, मीन किसी के अंदर से ऑक्सीजन निकाल ले। तो अभी तुम लोग सिर्फ इतना सीखोगे कि शुगर चारकोल कैसे बनाते हैं। जो चीनी है उस पर गंधक का अम्ल डाल दें तो शुगर चारकोल मिल जाएगा और वो एकदम काला काला हो जाएगा। चारकोल है तो समझ लो काला तो होना ही होना है। इसका यूज, इसका उपयोग कैसे करते हैं हम? अपचायक के रूप में। ये क्या करता है बेटा, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उनसे हम धातु बना सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है CaO और हमें चाहिए कैल्शियम, तो जो शुगर चारकोल है वो डाल दो, शुगर चारकोल उसके ऑक्सीजन को ले लेगा और कैल्शियम रह जाएगा। तो ढेर सारी रिएक्शन तो आप लर्न नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो पढ़ सकते हो कि धातु ऑक्साइड से अगर बेटा धातु बनाना है तो किसका प्रयोग करें? शुगर चारकोल। अगर हमें गन्ने के रस को कलरलेस करना है, उसके रंग को खत्म करना है, तो किसका प्रयोग करें? बोन चारकोल, जिसे जंतु चारकोल भी कहते हैं। शुगर चारकोल धातु के ऑक्साइड को धातु में चेंज करने के लिए होता है, और जो हमारा जंतु चारकोल है वो क्या करता है? गन्ने के रस, जो कलर था, गन्ने का रस का अपना कलर होता है, उसके कलर को हटाने के लिए वहाँ पर हम लोग जंतु चारकोल, जिसे एनिमल चारकोल, ब्लड चारकोल और बोन चारकोल कहते हैं। नेक्स्ट दिया बेटा आपको लैम्प ब्लैक, जिसे कालिक भी कहते हैं। जो लैम्प ब्लैक होता है सबसे ज़्यादा कार्बन इसी में होता है, जिसको आजकल हमारी प्रिंटर वगैरह इनकी इंक बनाने के काम में लेते हैं। अगर तुमसे कह दिया जाए कि वो कौन सा चारकोल है या कोयले का वो कौन सा एलोट्रॉप है जिसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, तो वो लैम्प ब्लैक, जिसे कालिक कहते हो। तो लैम्प ब्लैक में बेटा अबाउट 98 से 99% तक कार्बन होता है। और इसका उपयोग जैसे जूतों की पॉलिश बनाते हैं हम लोग काली वाली, उसे बनाने के काम में करते हैं। फोटो स्टेट करवाते हो दुकान पे, तो फोटो स्टेट मशीन में उनके पास प्रिंटर होते हैं, तो प्रिंटर से प्रिंट करने का ब्लैक कलर का, तो उसकी जो इंक बनाते हैं उसमें भी लैम्प ब्लैक यूज होता है।
आजकल तो जो टायर होते हैं, टायर रबर से बनाए जाते हैं और रबर के अंदर इसी लैंप ब्लेड को मिलाया जाता है जब फैक्ट्री में तैयार करते हैं, तो वहाँ पर ये काम में आता है। तो देखो बेटा हमने क्या क्या सीखा कि बोन चारकोल सीखा जंतु, ऐसे ही प्लांट चारकोल जिससे हमने पौधे वाला देखा था, जिससे लकड़ी का गोला भी बोला आपने। एक नया है जो तुम्हारे यहाँ नहीं लिखा होगा शायद, वो होता है कोकोनट चारकोल। तुम लोगों ने इनर्ट गैसेस और अक्रिय गैसेस नहीं सुना है? अक्रिय गैसेस हमारी बेटा जो आवर्त सारणी होती है उसके आखिरी ग्रुप में 18वें ग्रुप में होते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम होती हैं। एटमॉस्फेयर से उन गैसेस को अलग करने के लिए हमारा कोकोनट चारकोल काम में आता है। कोकोनट जानते हो नारियल होता है, तो नारियल का जो अपर पार्ट होता है जिसमें रेशे होते हैं, उसके भंजक आसवन से बनाते हैं और उसका उपयोग किया जाता है अक्रिय और इनर्ट जिन्हें नोबल गैस कहते हैं उनके सेपरेशन के लिए। हो गया? हो सकता है नहीं हो गया, नहीं होगा।